नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं टीजीटी एचएसएससी टीजीटी भर्ती के बारे में। और टीजीटी भर्ती के जो पाठ्यक्रम अब की बार जो नया पाठ्यक्रम लागू किया है उसमें हमने कुछ चीज़ें पहले की हैं और हमने एक टॉपिक पूरा कर लिया था। दूसरा टॉपिक हमारा चल रहा था और दूसरे टॉपिक में हमारा चल रहा था जैव विविधता। जैव विविधता के बारे में कुछ चीज़ें हमने कर ली थी और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और पिछले में जो हम जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, जैव विविधता के प्रतिरूपों के बारे में पढ़ा था। और अब जो हम मेगा जैव विविधता वाले देश कौन से हैं? मेगा जैव विविधता वाले देश, विविधता वाले देश। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ये हमारे जो स्क्रीन पर जो हम टीचिंग करवा रहे हैं, ये चीज़ें भी इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो इस वीडियो के लिंक के साथ मिलता है आपको, उससे आप ग्रुप में जुड़ जाइए और वहाँ पर आपको पीडीएफ मैटर भी आपको साथ के साथ मिलता रहेगा, ताकि आप जो है किसी भी समय जो है पूरी क्लास को अपने इन पीडीएफ नोट्स के साथ जो है रिमाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कुल जो है इस प्रकार के 17 देश ऐसे हैं जिनको मेगा जैव विविधता वाले देश माना गया है। कौन कौन से हैं आपको वो जो है बता रहे हैं। यूएसए है सबसे पहला, इसके बाद में मैक्सिको है। ठीक है, इनको एक बार आप जो है थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। मैक्सिको है, मैक्सिको बाद में कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, इसके अलावा पेरू, ब्राज़ील, कांगो, भारत, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनी, और ऑस्ट्रेलिया। ये 17 देश ऐसे हैं जिनको क्या माना गया है? इनको माना गया है मेगा जैव विविधता वाले देश। देखिए दोस्तों, इनका एक बार आपको कम से कम ये ध्यान होना चाहिए कि ये मेगा जैव विविधता वाले देशों में शामिल हैं। कौन कौन से? यूएसए, मैक्सिको, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, कांगो, भारत, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया। ये देश ऐसे हैं जो मेगा जैव विविधता वाले देश हैं। अर्थात इनमें से आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा देश नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। और इनमें से 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे और चौथा ऑप्शन जो आपको इनमें से नहीं मिलेगा, इनसे अलग मिलेगा। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा मेगा जैव विविधता वाला देश है। तो आपको 1 मिलेगा, बाकी 3 आपको नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार अगर आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखा आपने तो आप जो इनको पहचान सकते हैं। यूएसए, मैक्सिको, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, कांगो, भारत, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया। ये देश ऐसे हैं जो मेगा विविधता वाले देश हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो मेगा है, लेकिन अगर हम बात करें कि जैव विविधता कम क्यों होती है, विविधता के कम होने के कारण, यानी कम होने के कारण क्या है, क्यों होती है कम, तो उसके कारण क्या है? तो सबसे बड़ा जो कारण है वो है आवासीय विनाश। क्या है? आवासीय विनाश जो है, इस कारण जो है क्या है, ये जैव विविधता जो है कम होती जा रही है। चलिए अब बात हम करेंगे जलीय जैव विविधता के बारे में। जलीय जैव विविधता के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जिस प्रकार से स्थल पर जैव विविधता पाई जाती है उसी प्रकार जल में भी जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, ये ज्यादातर कहाँ पाई जाती है? देखिए, जो डेल्टा प्रदेश होता है ना, डेल्टा प्रदेश, जहां पर नदियों का पानी मीठा होता है और सागर का पानी जो है वो क्या होता है, खारा होता है। ठीक है, ये खारा और मीठा पानी जहां पर मिलता है उस स्थान पर जो है इस प्रकार की विविधता ज़्यादा पाई जाती है। यानी कि मीठा और नमकीन पानी जहां मिलता है वहां पर ऐसे स्थान जहां डेल्टा होता है उस स्थान पर जो है जैव विविधता, जलीय जैव विविधता जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। इसका आप उदाहरण देख सकते हैं, मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन कहाँ?
ये जो आपके पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल में जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलती हैं, वहाँ पर जो सुंदरवन डेल्टा है, ये सुंदरवन डेल्टा जो है क्या है, सुंदरवन डेल्टा क्या है, बिल्कुल आपका जलीय जैव विविधता वाला क्षेत्र है। तो इस प्रकार से जहाँ खारा और मीठा पानी, नमकीन और मीठा पानी जहाँ मिलता है, उस स्थान पर जो है इस प्रकार की वनस्पतियाँ या जलीय जैव विविधता अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद में अगर देखें तो प्रवाल भित्तियाँ होती है, प्रवाल भित्तियाँ, प्रवाल भित्तियाँ जो होती हैं, प्रवाल भित्तियों को क्या कहा जाता है, तो इसके लिए एक स्पेशल शब्द प्रयोग होता है, उसको हम कहते हैं सागर के वर्षावन। क्या कहते हैं? सागर के वर्षावन। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सागर के वर्षावन किसे कहा जाता है, तो ये प्रवाल भित्तियाँ जो होती हैं उनको कहा जाता है सागर के वर्षावन। कोई नहीं। इसके बाद देखिए जैव विविधता के लाभ क्या है, फायदे क्या हैं। सबसे पहले देखें तो क्या होता है, जैव विविधता के कारण पर्यावरण जो होता है, पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। क्या होता है? संतुलन बना रहता है। जैसे घास को खरगोश खाता है, खरगोश को सांप खाएगा, सांप को दूसरा जानवर खाएगा, और वो जब मरेगा तो मिट्टी में मिल जाएगा, वापस घास बनेगा उसका। तो इस प्रकार से क्या होगा, पर्यावरण में जो है बैलेंस बना रहेगा। दूसरा क्या होता है, इससे मनुष्य की जो मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, मनुष्य की मौलिक आवश्यकताएं जो होती हैं वो क्या है, पूरी होती हैं। क्या होती है? मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं, मौलिक आवश्यकताएं, वो जैव विविधता से पूरी होती हैं। ठीक है। और नंबर 3 पर अगर बात करें तो मनुष्य को विभिन्न प्रकार के जो जैविक संसाधन होते हैं, विभिन्न प्रकार के जैविक संसाधन, विभिन्न प्रकार के जैविक संसाधन जो है, वो संसाधनों की प्राप्ति मनुष्य को किससे होती है, तो वो जैव विविधता से होती है। जैसे मानिए आप लकड़ी है, मांस है, या दूसरी अन्य जो वस्तुएं जो इन चीज़ मिलती है, वो सारी की सारी आवश्यकताएं किससे पूरी होती हैं, तो वो आपकी पूरी होती हैं जैव विविधता से। चलिए अब देखिए भारत में अगर बात करें, कुछ भारत के कॉन्सेप्ट में बात करें, तो भारत में भी एक खास पॉइंट इसमें से संबंधित है। भारत में जैव विविधता का द्वार किसे कहा जाता है? भारत में जैव विविधता का द्वार किसे कहा जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसको पता है कमेंट करके बताइए। तो ये कहा जाता है पूर्वोत्तर के राज्यों को। पूर्वोत्तर के राज्यों को क्या कहा जाता है? भारत में जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। ठीक है। अब बात करेंगे आगे जैव संरक्षण की, जैव विविधता संरक्षण की, क्योंकि जैव विविधता का संरक्षण अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है। कैसे कैसे होता है, किस प्रकार से होता है? तो एक होता है स्वस्थान पर और दूसरा होता है बाह्य स्थान पर। जो जैव विविधता होती है उनके जहां पर वो विविधताएं पाई जाती हैं, उन्हीं स्थानों पर उनका संरक्षण किया जाता है। जैसे किस किस माध्यम से? हॉटस्पॉट के माध्यम से, हॉटस्पॉट के माध्यम से, जैव मंडल स्थापित करके, इसके अलावा बाघ अभयारण्य स्थापित करके, ठीक है। इसके अलावा वन्य जीव अभयारण्य स्थापित करके, ठीक है। इसमें क्या होता है? स्वस्थान पर संरक्षण। स्वस्थान संरक्षण में क्या होता है? इसमें जो चीजें संकटग्रस्त हैं या जिनका संरक्षण करना होता है, उनका उन्हीं जहां पर वे पाई जाती है उनके प्राकृतिक वातावरण में होता है ऐसा, यानी उनके प्राकृतिक वातावरण में ऐसा किया जाता है। तो वो क्या कहलाता है? उनका स्वस्थान
संरक्षण कहलाता है। जैसे भारत के पूर्वोत्तर के तट हैं, पूर्वी तट है, पश्चिमी तट है, वहाँ पर है ना हिमालय, जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर, पूर्वी हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या हॉटस्पॉट घोषित कर दिए, या विभिन्न प्रकार के बाघ अभयारण्य बना दिए, वन्य जीव अभयारण्य बना दिए, है ना, राष्ट्रीय पार्क बना दिए। तो वो ऐसा बना करके क्या होता है कि वहाँ पर जहाँ पर वो संसाधन, जहाँ पर वो विविधता है वहीं पर उसी के स्थान पर ही संरक्षण उनको प्रदान किया जाता है, वो कहलाता है स्वस्थान संरक्षण। दूसरा होता है बाह्य स्थान संरक्षण। बाह्य स्थान संरक्षण कौन सा होता है कि जो संकट में जो प्रजातियां हैं उनकी रक्षा करना कृत्रिम स्थान पर उनको ले जा करके जो है उनका संरक्षण प्रदान करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका जैव विविधता का बाह्य स्थान संरक्षण। जैसे चिड़ियाघर होते हैं कि जो लुप्त होने वाली प्रजाति हैं उनको चिड़ियाघरों में उनकी विशेष देखभाल की जाती है, या फिर वनस्पति उद्यान बना दिए जाते हैं वनस्पति उद्यान के अंदर, ठीक है, या फिर यूँ कहें कि जंतुओं के लिए जंतु उद्यान बना दिए, अलग प्रकार से उनका कृत्रिम रूप से बना करके उसमें रखा जाता है, या फिर किसी चीज़ का बीज बैंक बना दिया, या जो है जीन बैंक बना दिया, ऐसे बना करके उनको जो संरक्षण प्रदान किया जाता है वो कहलाता है बाह्य स्थान संरक्षण। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें मेन चीज़ ये होती है कि इनका संरक्षण जो है वो कृत्रिम तरीके से विशेष प्रकार की देखभाल के द्वारा जो किया जाता है वो होता है बाह्य। और अगर उसी जहाँ वो रहते हैं उन जानवरों का, उन पक्षियों का, या फिर उन पेड़ पौधों का संरक्षण जो उसी माहौल में जहाँ पर वो पैदा हुए हैं उसी माहौल में अगर होता है, वहाँ पर संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो उसको बोलते हैं स्वस्थान संरक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखें, हॉटस्पॉट शब्द आया हमारा। हॉटस्पॉट का अर्थ क्या है, क्या होता है ये हॉटस्पॉट? अब जब हॉटस्पॉट में अगर देखें तो ऐसा होता है कि वहाँ पर जिस चीज़ का किसी भी चीज़ की किसी भी जीव की या किसी पादप की क्या होती है, वो संख्या अधिक होती है, यानी उनकी जो जातीय संख्या होती है, जातीय संख्या अधिक होती है, ठीक है, लेकिन वो दूसरी जगह से अलग होती है, यानी कि उसमें स्थानिकता होती है। यानी वो ऐसा होता है कि ऐसी चीज़ें जो वहाँ पर है एक स्थान पर है लेकिन दूसरे स्थान पर वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे प्रकार के जो संरक्षण प्रदान करने के लिए जो स्थान घोषित किए जाते हैं उनको कहते हैं हॉटस्पॉट। ठीक है, मान लीजिए जैसे एक बात करें कि सफ़ेद हाथी अगर कहीं है, मान सफ़ेद हाथी क्या, सफ़ेद जो बाघ है ना, सफ़ेद बाघ जो है वो जहाँ पर है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि हर एक जगह पाया जाता है, जहाँ पर ये पाया जाता है और वहाँ पर संख्या भी इनकी ज़्यादा है तो उसको क्या घोषित कर दिया। वैसे तो सफ़ेद बाघ जो है वो कम संख्या में, लेकिन जहाँ है वहाँ अधिक संख्या में, तो उसको क्या कर दिया, हॉटस्पॉट कह सकते हैं। यानी वह क्षेत्र जहाँ जातीय समृद्धि बहुत अधिक है और उच्च स्थानिकता है। उच्च स्थानिकता का मतलब क्या है कि वो हर एक स्थान पर नहीं है, उसी स्थान पर है, उसको बोलेंगे उच्च स्थानिकता। उच्च स्थानिकता पाई जाती है और साथ में ही इनके अस्तित्व पर संकट भी होता है। अस्तित्व पर संकट भी है कि ये यहाँ जहाँ पर जो स्थान पर है, जिस हॉटस्पॉट में है वहाँ तो है लेकिन दूसरी जगह नहीं है, तो वहाँ पर भी उनको संरक्षण देना जरूरी होता है, इसलिए वहाँ पर हॉटस्पॉट जो है घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो प्रारंभ की बात करें तो ऐसे हॉटस्पॉट जो है वो कितने जो है खोज किए गए थे, तो आरंभ में इनकी संख्या 25 थी और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो 35 जो है वो पाई गई है। ठीक है, अब देखिए अगर हॉटस्पॉट की बात करें, संपूर्ण पृथ्वी जो है, पृथ्वी के क्षेत्रफल का, अगर पूरी पृथ्वी के क्षेत्रफल की बात करें तो उसका लगभग 2.3% भाग जो है वो क्या है, हॉटस्पॉट है। ठीक है, पूरी पृथ्वी का 2.3 क्षेत्रफल जो इनका है वो हॉटस्पॉट में आता है। ठीक है, लेकिन अगर भारत में अगर बात करें, भारत का क्षेत्रफल का, भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें क्या है, उसमें 16.8% जो भूभाग है वो क्या है, हॉटस्पॉट है। 16.8% जो है, लगभग 17% जो है वो क्या है, हॉटस्पॉट है। ठीक है, इसके अलावा कुछ आंकड़े और हैं, ये आंकड़े एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में विश्व प्रजाति का लगभग 18% होता है, यानी कि भारत में जो पादप प्रजाति है, विश्व के पादप प्रजाति का
लगभग 18% भारत में पाई जाती है। ठीक है। और अगर बात करें जंतु प्रजाति, विश्व के जंतु प्रजाति का लगभग 7% भारत में पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए भारत में ये चीजें हो गई कि संपूर्ण विश्व में अगर 100 हैं तो भारत में 7 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर विश्व में 100 अगर पौधे की प्रजाति है तो 18 भारत में पाई जाती है, 18% भारत में पाई जाती हैं। इसके बाद देखिए भारत में हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ है। भारत में हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ है, भारत में हॉटस्पॉट क्षेत्र कहाँ कहाँ है। एक तो पश्चिमी घाट ये हॉटस्पॉट क्षेत्र है। इसके अलावा पूर्वी हिमालय क्षेत्र जो है ये आपका हॉटस्पॉट में है। इसके अलावा इंडो बर्मा सीमा जो क्षेत्र है वो आपका इसमें आता है। और निकोबार सुंडालैंड जो है ये भाग जो है ये आपका भारत में आपका किस में आता है, ये सारा का सारा भारत में हॉटस्पॉट में आता है, हॉटस्पॉट के अंतर्गत ये आता है। ठीक है। इसके बाद देखिए बात करेंगे कुछ प्रयासों की कि जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास क्या हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास क्या क्या हुए हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अगर देखें तो इसमें सबसे पहले 1992 में ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो स्थान है, रियो डी जेनेरो, यहाँ पर जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें जो है इस विषय पर एक समझौता हुआ था। ठीक है। और ये एक ऐतिहासिक सम्मेलन था जीव विविधता के लिए। ये एक ऐतिहासिक सम्मेलन सिद्ध हुआ था जैव विविधता के लिए 1992 में ब्राज़ील के अंदर रियो डी जेनेरो नामक शहर के अंदर हुआ था। ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2003 में हुआ था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल ये भी 2003 के अंदर हुआ है। ठीक है। नंबर 3 पर नागोया प्रोटोकॉल, दो 2014 में ये हुआ था। इसके अलावा एक जो है रेड डेटा बुक, ये रेड डेटा बुक जो है वो IUCN के द्वारा प्रकाशित हो रही है। और कब से हो रही है, 1963 से। ये IUCN क्या है, IUCN का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो इसको हम कह सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक संस्था है और ये संस्था 1963 से रेड डेटा बुक जो है वो प्रकाशित कर रही है। और ये रेड डेटा बुक में क्या होता है, इसमें जो लुप्त जातियां होती है, लुप्त प्राय जातियां जो होती है, उनका जो है रेड कलर में उनका नेम लिखा जाता है। ठीक है। यानी उनका जो है जो खतरे में होती हैं प्रजातियां, उनका जो है इसमें ब्यौरा दिया जाता है इस बुक में। ठीक है। और ये जो है इसका मुख्यालय कई बार पूछ लिया जाता है, तो मुख्यालय ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ, स्विट्जरलैंड में। किसका, रेड डेटा बुक IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है। 1963 से ये जो है वो बुक प्रकाशित हो रही है
और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में ये है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये संस्था बनी कब थी, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए थोड़ा सा कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। एक है विश्व वन्य जीव कोष, विश्व वन्य जीव कोष। ठीक है, ये जो है इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी सर पीटर स्कॉट ने। सर पीटर स्कॉट ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और कब की थी, 1961 में। ये कहाँ के थे, तो ये थे यूके के। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के थे। और इस संस्था का शुभंकर क्या है, शुभंकर क्या है इस संस्था का, विश्व वन्य जीव कोष का, तो वो है जॉइंट पांडा, जॉइंट पांडा। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है विश्व वन्य जीव कोष का, तो वो भी ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये कुछ जानकारियां थी। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, वो करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, और कैसी लगी हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम निरंतर इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द आपका टीजीटी का पाठ्यक्रम जो है पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि आने वाली वीडियोस का बेनिफिट सभी को मिल पाए और आप सब लोग हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। धन्यवाद।